साथियों नमस्कार। स्वागत आप सभी का और एक बार फिर से आप सभी के साथ आरपीएससी द्वारा पूछे गए इंग्लिश सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के साथ। यहाँ पर हम आप सभी को ये बताने वाले हैं कि आरपीएससी जो है क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन के होते हैं उसको कितने तरह से एडजस्ट किया जाता है, यानी कितनी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सामान्यतः अकॉर्डिंग टू मी, यानी हमने जो भी पढ़ा लिखा है उसके अकॉर्डिंग 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। आप सभी जब तैयारी शुरू करते हो तो कोई न कोई गुरुजी जो है, आपके आदरणीय गुरुजी है, गुरुजन होते हैं, वो आपको कहते हैं कि बिफोर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन आप एक बार के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एक बार जरूर देख लें। और आप लोग उसको देखते हो और बहुत अच्छे तरीके से ये सोचते हो कि हाँ मैंने देख लिया, अब मैं तैयारी शुरू करूंगा। लेकिन नहीं, पेपर को पढ़ने का तरीका कुछ अलग होता है। अगर आप कोई एमसीक्यूज पढ़ रहे हो, सेट ऑफ एमसीक्यूज पढ़ रहे हो, तो उसमें एक क्वेश्चन को कम से कम 5-7 मिनट आपको देना चाहिए, खास करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, क्योंकि वो क्वेश्चंस किस तरह से डिजाइन किए जाते हैं, कहाँ से उठाए जाते हैं, क्या उनका सोर्स रहा होता है और हमें उस पेपर को करते समय क्या टेक्निक लगाने चाहिए। दिस इज द मेन थिंग। आपको यही सोचना है। ईमानदारी से आप जो है वो इस सीरीज का हिस्सा बनिए और सोचिए, देखिए कि किस तरह से आपकी तैयारी में निखार आता है। हमेशा ख्याल रखें इस बात का कि आरपीएससी जो प्रश्न पूछे जाते हैं आरपीएससी के क्विज में, वो 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है जो है, पहला पॉइंट जो होता है मैं यहां पर बता दूं आपको, वो होता है ना स्ट्रक्चर बेस्ड। और दूसरा जो होता है वो होता है मीनिंग बेस्ड। और थर्ड जो है ना, ये कोई ग्रामेटिकल टर्म नहीं है, ये हमारी तरफ से बनाई हुई टर्म है, यानी ओखा क्वेश्चन है, जिनको अंग्रेजी भाषा में कहते हैं कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस। अब मैं ये 3 बातें बता रहा हूं, आप एक एक पेपर जो है अंग्रेजी भाषा का पेपर आप डाउनलोड करिए और उसको देखिए कि किस तरह से इन्हीं 3 में सिमटेगी सारी कहानी। ओके क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होते, इनकी संख्या जो है लेस देन 20 होती है, ये निश्चित है, लेस देन 20 होती है। मैं हमेशा हर एक पेपर में विद्यार्थियों को कहता हूं, पिछले ग्रेड 2, ग्रेड 3 और रीट पात्रता परीक्षा के विद्यार्थियों को एक बात बोली थी कि 15 क्वेश्चंस का ख्याल रख लेना जो डिफिकल्ट लेवल के होते हैं। इनको करने के लिए हमें एक स्ट्रेटजी लगानी चाहिए, क्या कि अगर आता है, पढ़ा है तो करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। बस इतनी सी कहानी है, ठीक है। दूसरा मीनिंग बेस और स्ट्रक्चर बेस क्वेश्चन जो होते हैं वो जो है 80 के लगभग, मान लीजिए 70 हो जाए, 80 हो जाए, 90 हो जाए, ठीक है। तो यहां पर ये वाले जो क्वेश्चंस है ना, ये किसी भी प्रकार से मेरिट को प्रभावित नहीं करते। आप मान लीजिए, आप समझ लीजिए इस बात को, जो यहां पर पहला क्वेश्चन है वो स्ट्रक्चर बेस ही है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है ऐसे एक स्ट्रक्चर में एडजस्ट करना, जो जैसा डिक्शनरी में दिया, जैसा हमने 8वीं से अब तक इंग्लिश में पढ़ा है, वो की वो सारी चीजें 6ठी 7वीं से जो भी इंग्लिश में पढ़ा है, तो वो सारी इंग्लिश वैसी की वैसी है। यानी पहला एग्जाम्पल देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, आई यूजली स्लीप वेल। द वर्ड स्लीप, यानी स्लीप वर्ड जो है वो किससे बिलोंग करता है, इनमें से किससे बिलोंग करता है स्लीप। तो आपको पता है स्लीप माने सोना होता है, तो बिल्कुल इजी वे में आप इसको वर्ब कर सकते हैं एंड इट विल बी द करेक्ट आंसर। सही उत्तर है ये, कोई दो राय नहीं है। ये इनको हमने नाम दिया है हमारे अकॉर्डिंग कि ये स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर का मतलब है जो जैसा है वैसा दिखेगा पेपर के अंदर। बहुत बड़ी संख्या में ये प्रश्न आते हैं आरपीएससी में और आप उनको अच्छे तरीके से समझिए, देखिए, जानिए। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, सिलेक्शन और मेरिट पर इनका प्रभाव जो है वो मेरिट के ऊपर, सिलेक्शन पर तो पड़ता है, मेरिट के ऊपर नीचे होने पर इनका प्रभाव नहीं पड़ता। कारण सुनिए, ठीक है। आप इन क्वेश्चंस को करते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आम जनता करती है। जितने भी फॉर्म भरे जाते हैं लगभग मोर देन 90% स्टूडेंट्स इनको करेक्ट करते हैं, सही करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये कोई बात वैल्यू रखती नहीं, इतनी मेरिट तो होती है, इसका कोई इलाज नहीं। इससे नीचे वाले वो तो फेल ही है। जो सामान्य तैयारी करता है वो इनको करेक्ट करेगा, हर एक विद्यार्थी, और संख्या होती है मोर देन 90% स्टूडेंट्स, ठीक है। अब क्या होगा कि यहां से और यहां से जो आप गलत करोगे ना, तो इनकी संख्या कम हो जाएगी। बस ये आपके नेगेटिव को है ना एडजस्ट करने में कहीं ना कहीं सक्षम होते हैं।
संख्या बहुत ज्यादा होती है, मेरिट पर बहुत ज्यादा इनका प्रभाव नहीं पड़ता। और आपके जो ये 70 क्वेश्चन, 70 से 80 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन होते हैं ना, जो इनकी संख्या कम होती जाती है क्योंकि आप इनमें गलतियां करते हो। तरीका है पेपर करने का, एक टेक्निक होती है पेपर करने की, आपको समझनी चाहिए वो पेपर। जो विद्यार्थी तैयारी करना शुरू कर रहे हैं और जो विद्यार्थी पहले से किसी भी प्रकार की जो है वो असफलता देख चुके हैं एग्जामिनेशन के दौरान, वो ये बात समझेंगे तो बिल्कुल आपको आपकी जो है लर्निंग को जो है वो बूस्ट करेगी ये चीजें। ठीक है, बूस्ट द सीक्रेट ऑफ आवर एनर्जी। हाँ, आरपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आरपीएससी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स आर द बूस्ट, है ना, वो बूस्ट करेंगे। आप समझिए इस बात को। ये तीसरे क्वेश्चन रह गए मीनिंग बेस के, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको यही ख्याल रखना भाई। इनको सारे करेंगे, ये आते हैं तो करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको कहा जाए कि सीएलटी टीचिंग मेथड जो है वो कब शुरू, पहली बार कब प्रयोग किया गया। अब आप अंदाजा क्या लगाओगे, अगर वो तारीख याद है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। आरपीएससी ग्रेड सेकंड जो है पेपर हुआ 2018 का, आई थिंक 16 का, ठीक है, हाँ, पेपर हुआ। उसके अंदर 12 डेफिनेशंस थी इंग्लिश में, और 12 डेफिनेशंस में टीचर्स को भी वो डेफिनेशंस बुक्स में नहीं मिली थी। इसका मीनिंग क्या था कि वो हमें छोड़ देनी चाहिए थी। अगर वहां पर आप धोख बोल बोल के उनको कर रहे हो, आप जो अक्कड़ बक्कड़ करके उनको कर रहे हो, तो ये आपकी गलती है भाई साहब, किसी और की गलती नहीं है। मीनिंग, एक अच्छा पढ़ा लिखा विद्यार्थी तो कहेगा ये ओखे क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है ना वो आते हैं तो करेंगे, नहीं तो छोड़ेंगे, 130 पे गेम खेलने हैं, ये वाले सारे करेंगे। बस सिलेक्शन यहां पर आकर रुक जाता है। सिलेक्शन होना न होना इन प्रश्नों को करना होता है। मैं आपको एक प्रश्न दिखाता हूं, ठीक है, आपको एक प्रश्न दिखाता हूं, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, और उसको मैं कहूंगा, यही बात कहूंगा कि जो दिखते हैं वैसे नहीं होते, कुछ एक लोगों की तरह। ये वाला प्रश्न देखिए, मैं भविष्य में ऐसे प्रश्न ही आपके सामने लेके आऊंगा, कुछ एक आसान भी, लेकिन बहुत ज्यादा संख्या में ये वाले प्रश्न होंगे जो आपको बताएंगे कि ऐसे तीर चल जाए आरपीएससी के तो बचना कैसे है, कौन सा ब्रह्मास्त्र हमने जो है यूज करना है। ठीक है, प्रश्न को पढ़िए, डू यू ईट मच फ्रूट, और कहते हैं कि मच इनमें से किन से बिलोंग करता है। पहली बात, एग्जामिनर ने आपका काम आसान कर दिया है क्योंकि सभी के बाद नाउन है, सभी के बाद नाउन है। ठीक है, फिर आपने पढ़ा मच फ्रूट को, तो ये मच वर्ड जो है ये एक डिटर्मिनर के सेंस में फ्रूट के लिए प्रयोग होता है। इज इट राइट और रॉन्ग, यस और नॉट, आप लिखते रहिएगा कमेंट बॉक्स में। मच फ्रूट जो है ये मच वर्ड है, फ्रूट के लिए यूज हुआ है। ठीक है, अब फ्रूट से फ्रूट्स बनता है, बिल्कुल बनता है। जिसके माइंड में फ्रूट से फ्रूट्स बनाना आ गया वो ये उत्तर करेगा, वो ये उत्तर करेगा, बिल्कुल डेफिनेटली करेगा। काउंटेबल नाउन है जी फ्रूट, कैसे कि फ्रूट से फ्रूट्स बनते हैं, फ्रूट को गिन सकते हैं, ये है, वो है, फलाना है, धिमका, ऐसे करके वो इसको कर देगा। दूसरे आते हैं कॉमन नाउन। कुछ लोग जो बहुत कम पढ़े लिखे होंगे, ऐसे मान लीजिए कि जिन्होंने अध्ययन कम किया है, जो है जो टेक्निक्स देखनी थी वो कम पढ़ी है, वो इसको कॉमन नाउन भी कर सकते हैं कि आम, केला, सेब वगैरह वगैरह, अलग अलग परिस्थितियां, सबको कहेंगे फ्रूट, ये कॉमन नाम है, इसके लिए प्रयोग होगा। ठीक है, कलेक्टिव नाउन, ये बिल्कुल झालर उत्तर है। कलेक्टिव नाउन का मैं तो जी जोड़े में गाल के फ्रूट लिया बे, कलेक्ट करके लिया, तो कलेक्टिव, ये बिल्कुल गलत उत्तर है, नहीं होगा किसी हाल में, ये दोनों भी गलत है। नाम मुद्दा क्या है, इसका सही उत्तर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज हुआ, क्यों, क्योंकि मच जो वर्ड है, मच जो वर्ड है, जो मचमची खाता है, वो किसके लिए प्रयोग होता है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग होता है। वो किसके लिए प्रयोग होता है, अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए प्रयोग होता है। इसीलिए फ्रूट को अगर हम देखेंगे तो वो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों श्रेणी में इस तरह से आते हैं। यहां पर फ्रूट जो है वो ईट के सेंस में आया हुआ है, इस वर्ड के कारण ये फ्रूट अनकाउंटेबल बन जाएगा। कैसे भाई साहब, जैसे केक है, बर्थडे आ गया, हैप्पी बर्थडे टू यू वाला, ठीक है, बर्थडे आ गया, तो बर्थडे के दिन आप क्या करते हो, केक लेके आते हो। और लड़कियां जो लड़कियों का नाम क्यों ले रहा हूं मैं, सारे ही, ठीक है, कहती है कि आज मेरा बर्थडे था और मैंने 4 केक काटे थे, 4 केक। अब 4 केक है तो काउंटेबल है। तो एक को पूछती है दूसरी से, बोले तुमने कितने खाया था, बोले मैंने इतना सारा केक खाया था। अब खाने के सेंस में केक क्या हो गए, अनकाउंटेबल। खरीदने के सेंस में क्या हो गए,
काउंटेबल। कहानी तो ये एडजस्ट करनी है हमें। हम देखते हैं फ्रूट, फ्रूट से फ्रूट्स बना, काउंटेबल नाउन करो, उत्तर गलत। यहां आप 2 प्लस नंबर सोच रहे थे, आपके हो गए माइनस में 0.66, ये हो गए। तो कहानी कुछ ऐसे चलती है। हमारे जो भी कोर्सेज है, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी कोर्सेज है, उनमें इस बात पे बड़ा फोकस किया जाता है कि आप प्रश्न को करते किस तरह से हैं, सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाते हैं, टेक्निक्स बताई जाती है। हर एक कोर्स में इसी तरह पर बुक्स को रीड करवाया जाता है, एक्सरसाइज करवाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें जब करेंगे तो ये सारी चीज़ डेवलप होना बनती है। यू आर रिक्वेस्टेड और यू आर एडवाइज्ड टू ज्वाइन आवर कोर्सेज। आप इस बात में ध्यान रखें कि जहां आपका लर्निंग ज़्यादा हो, लर्निंग पर फोकस करिए। लर्निंग पर फोकस करना ही सिलेक्शन का माध्यम है। तो आपको एक वेल मैनेज कोर्स मिलेंगे, जिस भी भर्ती में इंग्लिश लैंग्वेज है उसका, तो आप यहाँ पर एक बार ज्वाइन करिए, आपको बिल्कुल अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। एवरीथिंग इज क्लियर इन अ सिंपल लैंग्वेज, देसी भाषा में, आसान भाषा में आपको बताया जाएगा और किताबों के सामने साक्षात प्रदर्शन किया जाएगा इस चीज़ का कि ये इसी तरह से होते हैं, ये वर्ड इसी तरह से किया जाएगा। ठीक है, तो इससे आपको पता चला कि ये मीनिंग बेस है। ये क्वेश्चन कौन सा है? मीनिंग बेस है। और ये वो हो जाते हैं जिन पे हमें रोना आता है। असफलता का माध्यम ही ये प्रश्न होते हैं एग्जामिनेशन में। सोचिए, समझिए इस बात को, असफलता का मीनिंग यही होते हैं। उसके बाद देखिए, ये 3 प्रकार के प्रश्न, तीनों में ही सलट जाएगी कहानी। जैसे 100 है तो इनकी संख्या होती है, एक अच्छी खासी संख्या होती है, जो आसान से दिखते हैं, आसान हमारे पढ़े हुए होते हैं, लेकिन उनकी लैंग्वेज कुछ ऐसी होती है जो हमें दिक्कत कर जाती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, द गवर्नमेंट डिसीजन वोज। जब भी आरपीएससी या किसी भी एग्जामिनेशन में इंग्लिश लैंग्वेज को सोल्व करने की कोशिश करो तो सबसे पहले वर्ब को अंडरलाइन कर लीजिएगा। हमारे साथी लोग, विद्यार्थी लोग ये जानते हैं कि हमने चाहे कोई भी टॉपिक पढ़ाया हो, हमने फोकस सिर्फ वर्ब पे किया है। ये है वर्ब। अब वर्ब है तो बाद में और पहले की कहानी क्लियर हो जाएगी। वर्ब से पहले होता है सब्जेक्ट होता है। The government's decision was extremely unwise। अब देखो यहां पर कहता है डिसीजन वर्ड क्या है, डिसीजन वर्ड क्या है। देखिए, द होता है आर्टिकल, गवर्नमेंट होता है नाउन, और नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लग गया तो बन गया जेनेटिव केस ऑफ नाउन। और डिसीजन क्या है? ये निर्णय, हिंदी बनाओ तो पता चलेगा कि नाउन है। तो डिसीजन तो नाउन हो गया। अब ये गवर्नमेंट्स क्या है? ये एक जेनेटिव केस है जो कई बार सीधा सब्जेक्ट बन जाता है, कई बार सब्जेक्ट के साथ लग जाए, यानी नाउन के साथ लगकर एडजेक्टिव का फंक्शन करता है। ठीक है, तो यहां पर ये एडजेक्टिव है, लेकिन डिसीजन क्या है? नाउन ही है, एडजेक्टिव नहीं है। द गवर्नमेंट्स डिसीजन वोज, गवर्नमेंट का निर्णय, निर्णय जो है अनवाइज है। तो हेडवर्ड ये हुआ, और नाउन फ्रेज का हेडवर्ड नाउन होता है। ठीक है, ये हमारा पूरा क्या है? सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट है तो नाउन फ्रेज होगा, और नाउन फ्रेज का हेडवर्ड क्या है? ये है। तो ये साधारण है, डिसीजन, निर्णय, सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, जैसा दिखता है वैसा ही है। उसके बाद द टाइम्स ऑफ इंडिया इज ए डेली पेपर। हाँ, डेली, डेली माने रोजाना। यहां एक बात माइंड में आएगी, जो तावड़ करे टाबर, पेपर में घर आके कहते हो कि सर हम तो जल्दी कर गए। डेली वर्ड क्या होता है? अब टेंस पढ़ाते समय गुरुजी ने कहा था कि अगर किसी वाक्य में ऑलवेज, ऑफन, जनरली, यूजुअली, सम टाइम, डेली, ये वाली एडवर्ब आ जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करना है। तो ये वाली एडवर्ब, डेली एडवर्ब होता है, और तावड़ कर ली नौकर लागणगी। यहाँ कौन सोचो भी सारा नसागे ही लगा सी, तो और एडवर्ब उत्तर करके आगे ये वाला उत्तर आपने प्रेफर किया। क्यों? क्योंकि माइंड में पैटर्न फिक्स था। और हाँ भरे ना करें इस बात से रिलेटेड। और बताइए जरा, क्या ऐसा नहीं होता कि कई बार हम वो क्वेश्चन कर देते हैं जो हमने कभी सुना होता है और उसी आधार पर कर देते हैं, जैसे बताया था, हम सोचते नहीं है भाषा के बारे में। ये मीनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, मीनिंग बेस। यहां पर इस वर्ड का मीनिंग चेंज हो रहा है, डेली वर्ड का। देखिए जरा, द टाइम्स ऑफ इंडिया इज है। अब देखो वंस अगेन मैं क्या करूंगा, इज को, वर्ब को अंडरलाइन कर लिया, वर्ब के बाद में ये ए मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, ए यहां लिख दिया। ए डेली पेपर। अगर आप अध्ययन करोगे ग्रेड 2 एग्जाम में, ये ग्रेड 2 का पेपर है, तो आपको पता चलेगा ये जो है वो कॉम्प्लीमेंट है, और कॉम्प्लीमेंट में ये नाउन फ्रेज है। अब नाउन फ्रेज का एडवर्ड क्या होगा? नाउन होगा। तो ये तो आ गया आर्टिकल और पेपर आ गया नाउन, पेपर नाउन आ गया। अब ये डेली वर्ड क्या बचा?
ऐसा पेपर जिसकी विशेषता है वो रोजाना पब्लिश होता है। विशेषण यानी एडजेक्टिव इसका उत्तर सही होगा, ये गलत होगा। एडजेक्टिव डेली पेपर, ठीक है। डेली ट्रेन, आप ब्रेनन मार्टिन बुक को पढ़ोगे तो उसमें मिलेगा डेली ट्रेन, उसमें डेली ट्रेन वर्ड मिलेगा, आप उसको पढ़ सकते हो, है ना। उसके बाद देखिए जरा, द टाइम्स ये भी एक न्यूज़पेपर का नाम है। कम्स आउट डेली, कम्स आउट डेली, ये पूरा वर्ड है, वर्ब है, पब्लिश से रिलेटेड। कम्स आउट पूरी वर्ब है, ये पूरी वर्ब है, ये समझ लीजिएगा। और ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है कैसे, द टाइम्स कम्स आउट, कम्स आउट। द टाइम रोजाना आता है, कब आता है, रोजाना, तो कब का उत्तर देता है, इसीलिए ये डेली वर्ड क्या है, एडवर्ब है। जैसा है, इस प्रश्न में डेली मीनिंग बेस्ड था और इस प्रश्न में डेली स्ट्रक्चर बेस्ड था। मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं लाया अभी तक, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये हमने कर लिया। उसके बाद देखिए, आई लर्न जर्मन क्वाइट क्विकली। और क्वाइट क्या होता है, लर्न वर्ब होगी, ये वर्ब होगी, ये सब्जेक्ट हो गया। जर्मन जो है वो इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ये नाउन हो गया। मैंने जर्मन भाषा सीखी, कैसे, बहुत तेजी से, बहुत तेजी से। अब बचे दो वर्ड, ठीक है। तो जर्मन कैसे सीखी, क्विकली, ये एडवर्ब हो गया, ये एडवर्ब हो गया। अब जर्मन कैसे सीखी, बिल्कुल सीखी या बहुत सीखी, गलत हो गया, ये बहुत इसको क्वालिफाई नहीं कर रहा। या लर्न क्वाइट, सीखी बिल्कुल, नहीं जरा। अब इसकी फ्रेज बनेगी इसके साथ, ठीक है। पूरा इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि ये एडवर्ब है, ये नाउन है, ये वर्ब है, ये प्रोनाउन है। अब ये वर्ड जो है वो इसको क्वालिफाई कर रहा है, और एडवर्ब को क्वालिफाई करने वाला क्या वर्ड होता है, एडवर्ब। क्वाइट को क्या मानेंगे, एडवर्ब मानेंगे, ठीक। उसके बाद देखिए, द वर्ड विच एस्टैब्लिश रिलेशनशिप, मैं कह रहा हूं ओखा क्वेश्चन, मान सकते हो उसको, मीनिंग बेस मान सकते हो, दोनों कैटेगरी का मान सकते हो। द वर्ड विच एस्टैब्लिश रिलेशनशिप, हाँ, एक ये भी बात है, आपको मेन पॉइंट जो है अंडरलाइन करना है, राउंड करना है, बॉक्स में बंद करना है, समझना है उसको। इस पेपर में क्या पूछा जाएगा, देखिए, एंड लिंकेज, लिंकेज वर्ड, लिंकेज, ठीक है, बिटवीन पीपल, प्लेस, थिंग, एनिमल। और मीनिंग कहता है, स्ट्रक्चर कहता है कि पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल का नाम बताने वाला नाउन होता है, और जनता इनके घेरे में घिर जाएगी, इन भाषा, इस भाषा के अंदर जो है समाहित हो जाएगी और नाउन कर देंगे वो। और जो कि गलत उत्तर है, आपने शायद इसको पहली बार पढ़ा होगा तो आपको भी लगा होगा गलत है। तो रिलेशनशिप बताने वाला, लिंक करने वाला, संबंध बोधक वाक्य जो वर्ड है उसकी डेफिनेशन पढ़ना। प्रेपोजिशन इज द राइट आंसर। प्रेपोजिशन ऐसा वर्ड जो लिंक करता है किसको, देखिए प्रेपोजिशन का स्ट्रक्चर क्या होता है, यहां होता है एक प्रेपोजिशन, ठीक है, इसके प्लस में आएगा हमेशा नाउन फ्रेज। अब ये नाउन फ्रेज है तो पीपल हो सकता है, रमेश, राम, रिया, कुछ भी हो सकता है। प्लेस हो सकता है, अनूपनगर, सूरतगढ़, गंगानगर वगैरह वगैरह। थिंग्स हो सकता है, पेन कापी हो सकता है। एनिमल हो सकता है, डांगर गोदा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। और तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर आती है वर्ब, यहाँ पर आता है नाउन, यहाँ पे आता है एडजेक्टिव, और बहुत कम केस में आता है एडवर्ब। बस ये, अब क्या होगा, इसके साथ इनको लिंक करने वाला वर्ड क्या होगा, प्रेपोजिशन, और यही पूछा है तो डी इसका सही उत्तर है। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। उसके बाद देखिए, गो होम। आप हमेशा ख्याल रखें कि अगर आप एफ.टी. वुड के पेज नंबर 94 पुराने एडिशन को पढ़ोगे, ठीक है, जो है ब्लू एंड वाइट कवर वाली बुक है, उसको पढ़ोगे 94 पे, तो पता चलेगा कि पहला तो सेंटेंस हो गया गो होम, ठीक है। दूसरा, ही इज एट होम। फिर है, ही मेट मी एट माई होम। तीन ये सेंटेंस है। तो एक तो आ गया एट के बाद में सीधा होम, यानी प्रेपोजिशन के बाद में सीधा होम आए, नाउन हो जाएगा। एक आ जाएगा पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में, तो वो भी नाउन होएगा, ठीक है। यहां पर वर्ब देखिए, मीट और इज, इन दोनों में किसी प्रकार का मोशन नहीं है, गति नहीं है। लेकिन गो, कम, रन, अराइव्ड, रीच्ड, ये वर्ब जो होती है उनमें होती है गति, यानी चलने का भाव होता है। जब किसी वर्ब में चलने का भाव हो और गो वर्ड आ जाए तो क्या होगा, एडवर्ब होगा। इसमें कहें क्या उत्तर होगा, एडवर्ब इसका सही उत्तर है। सुने ध्यान से,
ध्यान से सुने इस बात को। ये प्रश्न, घर, घर दिखता कैसा है नाउन के जैसा, लेकिन यहां क्या है, एडवर्ब, तो मीनिंग बेस्ड क्वेश्चन है ये। कौन सा है, मीनिंग बेस्ड, एडवर्ब होगा। क्या ट्रिक है, क्या टेक्निक है कि जब वर्ब में गति शो हो और वर्ड होम की बात की जाए तो एडवर्ब होगा। पूरा पेज पढ़ लीजिए एफटी वुड 94 पेज, ये 3 बातें ही मिलेगी, इसके अलावा बात ही नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल इज ए मास नाउन। मास नाउन जो कौन सा होता है, अनकाउंटेबल। गूगल पे सर्च करिए, पहली ही जो है साइट ओपन करिए, वहां पर फूड लिखा मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर बॉय से बॉयज, फैन से फैंस और क्लास से क्लासेस, जिनका प्लूरल बने वो काउंटेबल और जिनका प्लूरल नहीं बने वो अनकाउंटेबल, उसे ही मास नाउन की श्रेणी में रखा जाएगा। दिस इज एन डिप्रेसिंग टाइम, दिस इज ए डिप्रेसिंग टाइम टू बी लिविंग, ये कुछ नहीं है यहां पर ध्यान रखना। इन लंदन एज पीपल आर आर्ग्यूइंग ओवर द इलेक्शन, ये एक डिप्रेसिंग टाइम है, वर्ब की आईएनजी, ठीक है। जब कभी भी हम वर्ब आईएनजी की बात करेंगे किसी भी साथ, जैसे डिप्रेस का मतलब डिप्रेसिंग, ठीक है ना। जब आईएनजी लगता है तो एक तो वर्ब के साथ लगता है, ठीक है, जैसे कम से कमिंग, प्ले से प्लेइंग, इस तरह से। और कई बार वर्ड सीधे ही आईएनजी, जैसे पेंटिंग, जैसे वर्ड जो है पेंटिंग, पेंटिंग ये कोई वर्ब नहीं है। तो आईएनजी को देख के पहले उछले कूदे छलांगे लगाए, बोला आईएनजी वर्ब मिल गई, ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा ऐसे रोने वाली बात नहीं है कि आईएनजी लगा होगा तो वर्ब ही होगा। जैसे आई एम राइटिंग ए लेटर, इसमें राइटिंग वर्ब है। हिज राइटिंग इज नॉट ब्यूटीफुल, अब यहां पर नाउन है। तो समझिए आईएनजी लगना मतलब 100% वर्ब होना गलत कहानी है। डिप्रेसिंग, डिप्रेसिंग वर्ड क्या है, दिस इज ए डिप्रेसिंग टाइम, समय कैसा है, डिप्रेसिंग है। अब यहां पर इज तो आ गई वर्ब, दिस इज ए डिप्रेसिंग टाइम, यहां पर ये क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट आ गया, दिस इसका प्रोनाउन यानी सब्जेक्ट आ गया। टू बी लिविंग ये एक नॉन फाइनाइट क्लोज है, ठीक है। तो यहां पर डिप्रेसिंग क्या है, ए टाइम के लिए आया है, ए किसके लिए है, टाइम के लिए आया है। और डिप्रेसिंग का मतलब क्या हो जाता है, यहां पर डिप्रेस करने वाला, और जब ऐसी हिंदी बने तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको क्वालिफाई करता हुआ एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ध्यान से सुनिए, पेपर को एनालिसिस करना पड़ेगा अपने को। अगर कोई क्वेश्चन साधारण आता है तो साधारण तरीके से पढ़िए उसको, डिफिकल्ट आता है तो उसको छोड़ना या करना सिर्फ हमारी लर्निंग पर है। लेकिन मीनिंग बेस आ जाए तो 5 मिनट लगाएं आप, और एकदम से जल्दबाजी तो करेंगे ही नहीं कि ऐसे ही होता है सर। मैं और संख्या ज़्यादा बढ़ा दूंगा क्वेश्चंस की। आप जो है इस वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बने रहिए हमारे साथ। बहुत जल्द ही हम बहुत अच्छा करने वाले हैं। कोर्सेज जो है अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज चल रही है, फ्री टेस्ट सीरीज, 1-2 टेस्ट रहे हैं उसके, वो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद नई टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे। लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, और सफलता निश्चित है अगर प्लान अच्छा है, एंड वी विल प्रोवाइड यू ए गुड प्लान। धन्यवाद।